हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से पहला चैप्टर जो है पॉलिटिकल में एम लक्ष्मीकांत बुक का उसका रिवाइज़ कर रही हूँ और उसके बाद जो कि है कुछ एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है पहले चैप्टर से उसको रिवाइज़ करूँगी और साथ-साथ आपसे भी डिस्कस करूँगी। सो जो पहला चैप्टर है दैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री जानना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 1 महीने में बन के तैयार हो गया। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा एक लंबा स्ट्रगल रहा है। तो इसीलिए इसका पूरा हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ नॉट अ merely a document framed in 1949. It is the result of nearly 200 years of constitutional evolution under British rule. So basically, the British introduced laws, institution, administrative system, legislative structure, and judicial mechanism. Many of these later influenced the constitution of independent India. So why this chapter matter? क्योंकि ये चैप्टर हम एक्सप्लेन करता है कि हाउ ब्रिटिश कंट्रोल इवॉल्व्ड, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन बिकम सेंट्रलाइज्ड, हाउ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट्स डेवलप्ड एंड how constitutional governance began in India. So that is why this chapter, and to know about the historical background of Indian constitution, that is why it is important. So द फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो ये दो फेज में रहता है। जो भी हमारा संवैधानिक विकास हुआ है वो दो फेज है। एक फेज है कंपनी रूल जो 1773 से 1858 तक था। क्यों? क्योंकि 1857 में क्योंकि पहला विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद से लेकर 1858 में एक नया एक्ट आया और उसके बाद जो वो कंपनी रूल था वो खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और क्राउन रूल स्टार्ट होता है, ब्रिटिश रूल, जो 1858 से लेकर 1947 तक रहा। So, so now we will do the part one first, that is the company rule. कंपनी रूल का पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और ये क्यों आया, तो इसका बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ये भारत आई तो 1600 ईस्वी में आई, और इनिशियली स्टार्टिंग में एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रेड करने के साथ साथ ये जो कि है पॉलिटिकली पावर में आ गई। ये जो कि ये शासन करना इन्होंने शुरू कर दिया। और शासन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन थे वो थे बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुई थी, और बैटल ऑफ बक्सर 1764। और बैटल ऑफ बक्सर में तो दीवानी मिल गई बंगाल की, मतलब एक हिसाब से पूरा का पूरा इनको कंट्रोल मिल गया था बंगाल पे। सो दैट इज़ वाई जो अभी कंपनी खुद से ही कुछ भी किए जा रही है, कोई एक पर्टिकुलर रेगुलेशन नहीं है कि किस तरीके से काम करना है। अगर पॉलिटिकली भी काम करना है, उसके बाद जाके जब ये पॉलिटिकली पावर में आ गई कंपनी, तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिससे कंपनी को किस तरीके से हैंडल करनी है चीज़ें, इंडिया में किस तरीके से काम करना है, इस चीज़ों को लेके एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें जो चीज़ें एक्सप्लेन की कि उसे हम पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम्स बिफोर 1757 क्या प्रॉब्लम थी ये जानना ज़रूरी है। जो कंपनी थी वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी थी, फाइनेंशियली वीक हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिवली अनस्टेबल थी। और फाइनेंशियली वीक होगी क्योंकि 2 मेजर वॉर्स हुई थी, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अनस्टेबल थी। तो ऑफिशियली एक्सप्लॉइटेड इंडियन रिसोर्सेज, और ब्रिटिश पार्लियामेंट फेयर्ड कोलैप्स। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को था कि अगर इस तरीके से काम करे, इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है और फाइनेंशियली वीक है, तो अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो ये जो कंपनी है वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। तो इसीलिए तो जो वहाँ का पार्लियामेंट था उन्होंने इस चीज़ पे अपना हस्तक्षेप किया, बिकॉज कंपनी वॉज नो लॉन्गर जस्ट ट्रेडिंग, इट वॉज रूलिंग टेरिटरीज एंड दस रेगुलेशन बिकम नेसेसरी। इसलिए रेगुलेशन ज़रूरी हो गया क्योंकि अब ये सिर्फ एक व्यापार कंपनी नहीं थी, एक पूरे तरीके से पॉलिटिकल पावर में आई हुई एक रूलिंग कंपनी थी। तो मेजर जो प्रोविजन थे वो क्या थे? पहला चीज़ कि गवर्नर ऑफ जो बंगाल थे दैट बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1757 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे वो रहे वॉरेन हेस्टिंग्स। इम्पॉर्टेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रली अथॉरिटी क्रिएटेड बिफोर बॉम्बे मद्रास बंगाल वर इंडिपेंडेंट आफ्टर बंगाल बिकम सुप्रीम। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि हर जगह गवर्नर्स थे, बंगाल में अलग थे, मद्रास में अलग थे, बॉम्बे में अलग थे। लेकिन अभी इसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे बंगाल को सुप्रीम बना दिया, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए, और बाकी के दो जो
अलग प्रेसिडेंसीज थी उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आके रिपोर्ट करना था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक सेंट्रली अथॉरिटी क्रिएट कर ली। सो नाउ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, दूसरा क्या आया रेगुलेटिंग एक्ट में कि 4 सदस्य परिषद एक बनाया गया जिसका पर्पस था टू असिस्ट गवर्नर जनरल टू टेक डिसीजंस बाय मेजॉरिटी। तो ऐसे 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, इंपॉर्टेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव है ना। आज की जो मंत्री परिषद प्रणाली की प्रारंभिक एक झलक है। कोई एक ही इंसान डिसीजन नहीं ले रहा, एक पूरा काउंसिल बना है 4 लोगों का, जिसमें जो कि सब लोग अपने मतों के हिसाब से देख के कोई डिसीजन आगे ले रहे हैं। द थर्ड पॉइंट क्या था, बॉम्बे और मद्रास सबॉर्डिनेट टू बंगाल, हमने पहले भी थोड़ा सा कवर किया है। इसमें क्या हो गया कि पूरा का पूरा पावर बंगाल के पास आ गया, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल को अब रिपोर्ट करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन जो है वो एक हिसाब से स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1774 में, ठीक है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1774 में ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बन गया था। तो एस्टेब्लिश्ड बाय रॉयल चार्टर्ड, फर्स्ट जो चीफ जस्टिस है दैट इज द एलिजा इम्पे। नाउ द जुरिडिकेशन क्या था, सिविल, किस किन चीज़ों पे वो निर्णय ले सकते थे, तो सिविल, क्रिमिनल और ये जो भी केसेस रहे हैं, यू कैन गो थ्रू दीज। तो प्रॉब्लम क्या थी कि कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल। धीरे धीरे एक प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अलग डिसीजन ले रहा है और गवर्नर जनरल अलग अलग ले रहा है, क्योंकि पावर क्लियर नहीं था कि किस चीज़ को लेके किसने डिसीजन लेना है। सो ये एक छोटा सा उस वक्त इशू क्रिएट हुआ। नाउ इम्पोर्टेंस, दिस वॉर दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉर इंडिया, but before but in despite of a conflict between सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर, क्योंकि पावर क्लियर था उसके बावजूद भी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भारत के लिए पहला संवैधानिक अधिनियम था बेसिकली। तो इसीलिए अभी पहली बार कोई भी रूल बनता है तो कोई ना कोई छोटी मोटी गड़बड़े हो जाती है, कोई ना कोई जो कि चीज़ें हैं वो मिस हो जाती है। इसीलिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, 1781 का एक संशोधन नियम आया। इसने क्या किया, जो डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट को उनको करेक्ट करना शुरू कर दिया। और मेन चेंजेस क्या थी, क्लैरिफाइड जुरिडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट की पावर अनक्लियर थे, उस चीज़ को इसने चेंज कर दिया। रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल इन रेवेन्यू मैटर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रिड्यूस्ड जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, इसको कम कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये नाम दिया गया विलियम पिट द यंगर के बाद। एंड वाई नीडेड, रेगुलेटिंग एक्ट फेल्ड हो गया जिन जिन चीज़ों को लेकर, और पार्लियामेंट्री वांटेड टाइटर कंट्रोल, पार्लियामेंट्री ज़्यादा कंट्रोल चाहता था, एक मजबूत कंट्रोल, इसीलिए इस चीज़ को, इस एक्ट को लाया गया। और इसने क्या क्या इंट्रोड्यूस्ड डुअल कंट्रोल, है ना, द्वैध नियंत्रण शुरू कर दिया। कैसे, कमर्शियल कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो अलग अलग जो कि एग्जीक्यूटिव हम कह सकते हैं काउंसिल्स बनाए गए। एक बनाया गया कमर्शियल कंट्रोल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना, जिन्हें सारी कमर्शियल चीज़ें देखनी है। और दूसरा बनाया गया पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये याद रखना ज़रूरी है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, पॉलिटिकल कंट्रोल देखना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कमर्शियल कंट्रोल को देखना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंक्लूडेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सक्यूटिव। Now, why important? British government directly entered Indian administration. This reduce company independency, है ना। अभी कंपनी जो थोड़ा इंडिपेंडेंट होके अपना व्यापार भी कर रही है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारा करप्शन के थ्रू और भी चीज़ें कर रही है, पॉलिटिकल ही पूरा इंडिया पे अपना कंट्रोल कर रही है, बंगाल पे। तो इसके आने के बाद उनके ऊपर कहीं न कहीं निगरानी आ गई, तो कंपनी की थोड़ी-सी इंडिपेंडेंसी को कम कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं न कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए पूरा एक हिसाब से मैदान में आ गई। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इंडिया बिकम अ ब्रिटिश प्रोफेशन पॉलिटिकली, पोजेशंस पॉलिटिकली, एंड दो टेक्निकली रूल्ड बाय कंपनी। और
वैसे टेक्निकली कंपनी द्वारा रूल किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे देख रही है। नाउ द एक्ट ऑफ 1786 है ना, 1786 का अधिनियम। तो प्रोविजन क्या था, गवर्नर जनरल गिवन पावर ऑफ ओवरराइड काउंसिल। जो काउंसिल्स हैं, अभी काउंसिल कोई भी डिसीजन ले रहे थे, लेकिन और कई बार ऐसा हो रहा था कि गवर्नर जनरल का डिसीजन कुछ और है, काउंसिल का डिसीजन कुछ और है, और काउंसिल्स में ज़्यादा लोग होने की वजह से काउंसिल्स का रीजन जो डिसीजन है वो माना जा रहा था। तो इसीलिए प्रोविजन किया गया 1786 के अधिनियम में कि जो गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि काउंसिल के जो डिसीजन है उसको ओवरराइड करने की। और बेनिफिशियरी लॉर्ड कॉर्नवालिस लिस्ट उस वक्त, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो यहाँ पे 4 चार्टर्ड एक्ट आए थे 20-20 साल में। तो 1793 में, 1830 में, और 1833 में, और 1853 में। तो पहला चार्टर्ड एक्ट था तो 1793 में। इसमें क्या क्या, एक्सटेंडेड कंपनी रूल फॉर 20 ईयर। तो अभी तक जो कंपनी व्यापार कर रही है, रूल कर रही है इंडिया में, उसे उस व्यापार को 20 साल के लिए और एक्सटेंड किया कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश में और भी, ब्रिटेन में और भी कंपनी है जो भारत आके व्यापार करना चाहती थी, तो इसीलिए 20 सालों के लिए अभी सिर्फ ये जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही ये प्रोविजन है। रिकॉग्नाइज्ड पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल, नॉट रेवोल्यूशनरी बट स्ट्रेंथन प्रीवियस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्ड बिगनिंग ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया। प्रोविजन क्या क्या कि कंपनी मोनोपोली एंडेड। अभी जो कंपनी की मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से और भी कंपनीज भारत आके व्यापार करना चाहती थी, तो भारत में कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई, लेकिन एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। की चाय में व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी और चाइना के साथ भी। तो मीनिंग प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर एंटर्ड इंडिया, भी बाकी ट्रेडर्स भी इंडिया ना स्टार्ट हो गए। और एजुकेशन के लिए ग्रांट दी गई 1 लाख रुपी एनुअली। तो दिस वाज फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट फंडिंग फॉर एजुकेशन। एंड जो बाहर के क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ कर दिया गया यहाँ पे स्कूल्स, प्रिंटिंग प्रेस, चर्चेस को बनाने के लिए, ताकि एक जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न जो रिलीजन है उसको और स्प्रेड किया जा सके। तो स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन बेसिकली। अनदर चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट इन द 4 चार्टर्ड एक्ट। सो ब्रिटिश वांटेड सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस दिस टाइम। द मेजर प्रोविजन क्या थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक जो सिर्फ बंगाल के हैं उन्हें पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सो इंडिया बिकम एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनिफाइड। Now company lost commercial character. Company became only administrative body fully. Legislative centralization हो गया. Bombay और Madras lost law making powers. And first law commission, chairman थे Thomas Babin Gorton Macaulay. कंट्रीब्यूशन प्रिपेयर ड्राफ्ट फॉर इंडियन पैनल कोड्स। तो इसका ये कंट्रीब्यूशन रहा है फर्स्ट लॉ कमीशन का। एक कमीशन बनाया गया जो लॉज बनाने का काम करेगी। नाउ द ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, वेरी वेरी गुड। थ्योरेटिकली इंट्रोड्यूस किया गया था, बट एग्जाम हेल्ड इन लंदन में होता था, हैंस इंडियन एक्सक्लूडेड, क्योंकि उस वक्त इतना दूर जाना ऐसे ही पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए this was only theoretically introduced at this time. So constitutional importance, beginning of all Indian administration. Now the Chartered Act of 1853. So this was the last Chartered Act. Why significant? Prepared foundation for parliamentary governance. How? प्रोविजन आया पहला, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्प्रेड कर दिए गए। ठीक है, अर्ली दोनों कंबाइन होकर कंपनी काम करी थी, लेकिन अब देखा गया कि लेजिस्लेशन का काम अलग से होगा और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस है वो अलग से देखे जाएंगे। Important beginning of special law making. Civil services requirement by merit. Competitive exam introduced, founded by modern bureaucracy. Expanded legislative council, added 6 legislation member और जो कि ऐड हुए।
जो ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड मेजर पॉइंट ऑफ फॉर इंडिया, बिकॉज अभी तक जो कि इंडियन अवेयर हो गए हैं कि ये लोग व्यापार के साथ साथ उनको रूल कर रहे हैं। तो इसीलिए पहला जो कि है इंडिया में विद्रोह होता है 1757 में, और उसके बाद जो कि क्राउन रूल आ जाता है। तो हम हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल वे से पढ़ेंगे अभी, नॉट फ्रॉम द हिस्ट्री वे। सो क्राउन रूल 1858 टू 1947। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1 साल के बाद, जैसे ही जो कितना विद्रोह हो गया था इंडिया में। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। तो रिजल्ट ऑफ इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857। एंड वाई रिवॉल्ट हैपन, रिवॉल्ट क्यों हुआ? पॉलिटिकल केसेस कॉजेज की वजह से, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, रिलीजियंस फेयर थे, और मिलिट्री ग्रीवियंस की वजह से। सो ब्रिटिश ब्लेम्ड कंपनी मिस रूल। ठीक है, तो ब्रिटिश ब्लेम करते हैं कि कंपनीज मिस रूलिंग इन इंडिया। तो अगर इस तरीके से काम करेंगे तो बात नहीं बनेगा। तो कंपनी को अभी बिल्कुल साइड करके ब्रिटिशर्स खुद आके अभी जो वहाँ का पार्लियामेंट है वो रूल करना स्टार्ट करता है। तो प्रोविजन क्या थे 1858 के भारत सरकार अधिनियम के? कंपनी रूल अबॉलिश्ड, पावर ट्रांसफर टू क्राउन, सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट फॉर इंडियन क्रिएटेड, एसओएस बनाया गया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अभी क्या थे? कोड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बट अब एक और नई चीज़ बनाएगी, दैट इज द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड, लोकेटेड इन लंदन, वेरी पावरफुल ऑफिस, जो कि सारे के सारे डिसीजंस लेंगे, जो सारी चीज़ें देखेंगे इंडिया में क्या हो रहा है और किस तरीके से आगे रूल करना है। हाँ, द काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, 15 मेंबर्स के एडवाइजरी रोल के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगी, जिसमें 15 लोग थे। गवर्नर जनरल बिकेम वाइस राय, अभी जो गवर्नर जनरल थे उनको वाइस राय एक नया नाम दिया गया। ठीक है, तो जो पहले इंडिया के वाइस राय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिगनिंग ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का रूल आ गया 1858 से 1947 तक। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिगनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन फीचर्स। सो इंडियंस नॉमिनेटेड फर्स्ट टाइम, जो कि इंडियंस को भी उन्होंने अपने एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि काउंसिल्स में ऐड करना शुरू किया। तो पहली बार इंडियन नॉमिनेटेड किए गए राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, देयर वर 3 मेंबर, so among two of them are these two. So why important? First, Indian participation in law making, very very important. Portfolio system introduced by Lord Canning, meaning departments assigned separately like modern मिनिस्ट्रीज है ना, अलग अलग तरीके से हर एक डिपार्टमेंट दे दिया गया एक अलग अलग ऑफिसर्स को, लाइक एजुकेशन इज फॉर अदर, एंड there are a lot of different department which is given like today's modern ministry. So एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, तो याद रखना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस पावर, गवर्नर जनरल could issue ordinance valid for 6 months, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस पावर कंटिन्यू टुडे अंडर आर्टिकल 123। ठीक है, तो अभी तक ये ऑर्डिनेंस का पावर है, तो ये 123 तक है, आर्टिकल के अंडर है। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892। फीचर क्या थे? एक्सपेंडेड काउंसिल, मोर नॉन ऑफिशियल्स मेंबर। ठीक है, काउंसिल्स को एक्सपेंड किया गया। बजट डिस्कशन अलाउड, अभी तक बजट के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, लेकिन अभी डिस्कशन को प्रॉपरली एक लॉ के थ्रू अलाउ कर दिया गया, बट नो वोटिंग, वोटिंग राइट नहीं है अभी तक। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस, दो कॉल नॉमिनेशन। Importance, beginning of representative institution. So Indian Council Act 1909, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं, अभी तक पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका है, लॉर्ड कर्जन की ने करवाया था 1905 में। तो दिस रिफॉर्म्स, इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मॉर्ले मिंटो सुधार, नेम्ड आफ्टर जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो। सो बेसिकली जॉन मिंटो सेक्रेटरी एसओएस है लंदन में, और लॉर्ड जो मिंटो है वो है वॉइस रॉय इन इंडिया। तो मेजर फीचर्स क्या है? सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स, मुस्लिम वोटेड सेपरेटली, अभी मतदान के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलेट्स अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग रिलीजन के लिए।
So why controversial? It divides politics on religions line. Later contributed to partition. ठीक है, तो यहीं से कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करने वाली एक रणनीति जो कि स्टार्ट की गई कि जितना एकता को अ, ख़त्म किया जाएगा उतना इजीली रूल करना पॉसिबल होगा। तो इसी वजह से ये पार्टीशन का एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि एक वजह बना। सो द इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम सत्यानंद प्रसाद सिन्हा, ठीक है, जो इंडियंस भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में शामिल होना शुरू हो गए थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसे कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट, और मेन फीचर क्या थे, डायरी की फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में द्वैत शासन। क्या द्वैत शासन में क्या, रिजर्व सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट गवर्नर कंट्रोल के अंदर रहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल पुलिस, फाइनेंस, जस्टिस, जिसे जो कि गवर्नर खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इंडियन मिनिस्ट्रीज, एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जो इंडियन मिनिस्ट्रीज देखेंगी, उनके ऊपर जो डिसीजंस होंगे, जो चीज़ें होंगी और जो काम करना होगा, दैट विल डू इंडियन मिनिस्ट्रीज। ट्रांसफर सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, और जो सबसे मेन है अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे गवर्नर कंट्रोल में है, लाइक पुलिस, फाइनेंस, जस्टिस। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में रखी है। तो प्रॉब्लम क्या थी, गवर्नर हैड ओवरराइड पावर, द सिस्टम फेल्ड। सो बाइकैमरल लेजिस्लेटर इंट्रोड्यूस्ड, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस बनाया गया। तो अभी तक ये चीज़ फॉलो होता है। इंपॉर्टेंट बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी वेरी मोस्ट important act in British era. Why called blueprint of a constitution? So this is also important. It is called the blueprint of constitution because many feature we adopted from this. मेजर फीचर्स क्या थे, ऑल इंडिया फेडरेशन इंट्रोड्यूस्ड, ब्रिटिश प्रोविनेंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, नेवर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बट एक चीज़ थी कि ऑल इंडिया फेडरेशन एक बनाया जाएगा, दोनों को, जो ब्रिटिशर्स के अंदर प्रांत है और जो प्रिंसली स्टेट है, दोनों को एक साथ रह के जो कि काम करना है हम, बट ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या थी, गवर्नर नो लॉन्गर कंट्रोल डेली एडमिनिस्ट्रेशन, 3 लिस्ट बनाएंगी, फेडरल, प्रोविंशियल, कंकरेंट, और ये आज तक अडॉप्ट होती है। एंड फेडरल कोर्ट 1937 लोकेटेड एट दिल्ली, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, मोराइस गवैयर। एंड प्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट हुई 1935, इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन, बेसिस ऑफ मॉडर्न यूपीएससी। सो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसने पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इसका फीचर था, ये लेके आया था। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग फ्रॉम 1935 एक्ट। तो अभी क्या क्या चीज़ें बोरो की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड, फेडरल स्कीम बोरो किया गया है, गवर्नर ऑफिस बोरो किया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन, emergency provisions and judiciary structure. So this is important. So Indian Independence Act 1937, फिर फाइनली अभी आज़ादी के लिए एक नया एक्ट आता है विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान, पास्ट 18 जुलाई 1947 को ही पास किया गया। सो प्रोविजंस, पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान क्रिएट हो गए हैं, ब्रिटिश sovereignty ended, princely state become free, and constituent assembly become sovereign. So India could frame constitution independently now. Now the summary of evolution. तो एक summary अभी कर लेते हैं। सो 1773 में क्या था कि सेंट्रल कंट्रोल बिगिन हो गया था। अभी तक कंपनी 1600 ईस्वी के बाद अपने व्यापार करी थी, व्यापार के साथ साथ पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो गया और पॉलिटिकली पावर में आने के साथ रूल करना शुरू कर दिया गया। लेकिन किस तरीके से रूल करना है, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो एक सेंट्रल कंट्रोल बिगिन हो गया। 1858 में क्राउन रूल बिगिन होता है। 1909 में क्या हो गया, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स हो गए। और 1919 में डेरे की द्विशासन प्रणाली शुरू किया गया। 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एंड 1947 में इंडिया बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है,
Indian constitution is the synthesis of British administrative experiences, national freedom struggle, democratic ideals, constitutional experiments. Okay, so now we will do the 20 most important questions from the historical background session so that we can make our preparation much more better. So, which of the following was the first step taken by the British Parliament to control and regulate the affairs of the East India Company in India? Very important. कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 and regulating act, chartered act और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट? जल्दी से आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. Explanation: this was the first constitutional intervention by British Parliament. Why? Because the East India Company had become politically power after Battle of Plassey and Battle of Buxar. Battle of Plassey 1757, Battle of Buxar 1764. The company become corrupt and financially unstable. Hence Parliament ने अपना हस्तक्षेप किया. So key provision क्या है? Governor of Bengal become Governor General of Bengal. Supreme Court of Calcutta established first time, and administrative centralization started. Very important. Now the second question: who was the first Governor General of Bengal? तो भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलिस्ली, लॉर्ड कैनिंग. सो द आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स. So appointed under Regulating Act 1773. He was not Governor General of India. Important distinction. ठीक है, ये याद रखना है. Governor General of Bengal, Warren Hastings. Governor General of India, Lord William Bentinck. Now, third question. The Supreme Court at Calcutta was established in. सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब एस्टेब्लिश किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के एक्ट में ही पास हुआ था 1773 में, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1774 में. Though created under the Regulating Act 1773, it was actually established in 1774 by Royal Chartered first Chief Justice Elijah M. Fay. So important, first modern judicial institution in India. That is why it is very important. So the question 4, which act introduced the system of dual control in India? This is very important. Dual control कब आया? Regulating Act में, पिट्स इंडिया एक्ट में, चार्टर्ड एक्ट of 1833 or Chartered Act of 1853. So it's come in Pitt's India Act of 1785. Dual system, do you remember? Court of a director and board of a control. So dual control means एक दो तरह से control था. Court of a director commercial affair के लिए, board of a control political affair के लिए. So this reduced company independency. British government gained political control in India, right? The fifth, the Chartered Act of 1813 is significant because it introduced open competition for civil service, ended company trade monopoly in India except tea and China trade, created office of Governor General of India, introduced separate electorates. तो 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दिस एक्ट एंडेड कंपनी मोनोपोली एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड. ऑल्सो इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट है? 1 लाख एनुअली फॉर एजुकेशन दिया गया था. दिस वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल एजुकेशनल ग्रांट. और क्या हुआ था? अलाउ किया गया था वेस्टर्न कल्चर को स्प्रेड करने के लिए. तो बहुत सारे जो बाहर से ईसाई धर्म के मिशनरीज हैं वो इंडिया आए थे. So now the sixth question: who became the first Governor General of India? Warren Hastings, Lord Cornwallis, Lord William Bentinck, Lord Canning. So very important and very easy. Lord William Bentinck. Explanation: Chartered Act 1833 का decentralized administration across India. Difference ये याद रखना है. Governor General of Bengal, Warren Hastings. Governor General of India, Lord William Bentinck. बहुत बार इजी सवाल है लेकिन बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, तो इसीलिए वंस अगेन एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक. सेवंथ क्वेश्चन: द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश अंडर. तो पहली बार लॉ कमीशन इंडिया में कब एस्टेब्लिश किया गया था? चार्टर्ड एक्ट 1813 का, चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. तो कब किया गया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 में. तो चेयरमैन थे, ठीक है, कंट्रीब्यूट.
Question 8, which act introduced open competition for civil service? So, it was Chartered Act of 1853. So, so this was foundation of modern bureaucracy, but exam held in London. So hence Indian had little access and later involved into Union Public Service Commission. Another question 9. The Government of India Act 1858 transferred power from British Parliament to Crown, East India Company to British Crown, Governor General to Secretary of State, and Viceroy to Parliament. So this is the very confusing one. सो दिस इज नॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट टू क्राउन तो नहीं है ना, दोनों एक ही चीज़ हो गई। गवर्नर जनरल टू सेक्रेटरी स्टेट भी नहीं था, गवर्नर जनरल को चेंज किया था वाइसरॉय में, और वाइसरॉय टू पार्लियामेंट भी नहीं था। तो बी इज द राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। सो पास्ट आफ्टर जो विद्रोह हुआ था 1757 का, डिसेंडेड कंपनी रूल और स्टार्टेड द क्राउन रूल। क्वेश्चन 10, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? वेरी इजी, लॉर्ड कैनिंग। सो 1858 का गवर्नर जनरल uh, also become viceroy, meaning representative of British Crown. So 11th, the portfolio system was introduced by, portfolio system किसने introduce किया था? Lord Canning ने. So recognized under the Indian Council Act 1861, meaning different department assigned separately like modern ministries. So question 12, separate electorates for Muslim were introduced by, इम्पॉर्टेंट बट इजी, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909। इसका एक और नाम है, क्या है? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। सो बी इज द राइट। सो ऑल्सो कॉल्ड मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, दिस institutionalized communal representation later contributed to partition politics. So the who was the first Indian member of Viceroy Executive Council? तो कौन थे? सत्यानंद प्रसाद सिन्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So introduced under Indian Council Act 1909, a historic administrative breakthrough. So the Derricky and Provinces was introduced by Government of Indian Act 1919। तो ये याद रखना, डायरेकी कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1919 में। तो डायरेकी मीन्स डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड गवर्नर, ट्रांसफर्ड इंडियन मिनिस्ट्रीज के पास। इट फेल्ड बिकॉज गवर्नर रिटेन्ड ओवरराइड अथॉरिटी। So provincial autonomy was introduced by 1935 Act. Very important. This removed hierarchy in provinces. Provincial government become more independent. Major constitutional milestone. Question number 16. The Federal Court of India was established in 1937. ठीक है, पहली बार जो कि भारत में सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट, बट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1937 ड्यू टू द भारत सरकार अधिनियम 1935। सो एक्सप्लेनेशन, एस्टेब्लिश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? म्यूराइस गवियर, एंड predecessor of Supreme Court of India. Now the 17, which act provided for 3 legislative list? वेरी इजी, 1935 एक्ट, ठीक है। 3 लिस्ट थी, कौन सी? फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट सेम फ्रेमवर्क। 18, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश 1935। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस कम फ्रॉम 1935 रिफॉर्म। 19, द इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन, कब पास किया गया था? So it was in 18 July 1947, most important. So the timeline क्या है? 3 जून को माउंट बेटन प्लान आता है, 18 जुलाई को एक्ट पास होता है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंसी होता है। So this is very important, we really needs to know. 3 जून माउंट बेटन प्लान, 18 जुलाई एक्ट पास्ड, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस। मतलब 20th, which among the following act is considered the blueprint of the Indian Constitution? Important but easy, Government of Indian Act 1935। तो इजी अभी इसीलिए क्योंकि अभी रिवाइज किया है, अदरवाइज आई ऑल्सो फॉरगेट मेनी टाइम। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप रिवाइजिंग after some times. So explanation why? Because Indian Constitution borrowed federal structure, governor system, public service commission, emergency framework, administration setup. So that is why largest constitutional borrowing. That is why this is important.
नो। ओके, वन मोर थिंग, लेट्स डू अ फाइनल रिवीजन। सो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बिटवीन 1781 में एक और एक्ट आया था, दैट इज द अमेंडिंग एक्ट। सो 1813 हम इम्पोर्टेंट वाली कर रहे हैं, तो 1813 एजुकेशनल ग्रांट, 1833 गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल को इंडिया का गवर्नर बना दिया गया, 1858 क्राउन रूल, 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट, 1919 डायरेक्टी, 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, or 1947 independence. So this is something that I really want to share, that is the difference between डायरेक्टी and provincial autonomy, द्वैत शासन और प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो डायरेक्टी 1919 में आया था, तो पावर डिवाइड की गई थी गवर्नर और मिनिस्टर के पास। ठीक है, सब्जेक्ट स्प्लिट हुए थे, लेकिन गवर्नर स्ट्रॉन्गर थे, इसीलिए ये फेल हो गया। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है, प्रांतीय स्वतंत्रता क्या है, मिनिस्टर गॉट मोर रियल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो वन लाइन मेमोरी, 1919 शेयर्ड पावर, 1935 ग्रेटर इंडियन कंट्रोल। तो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड वाई। और 1935 का एक्ट क्यों फेल हुआ ये जाना भी ज़रूरी है। क्यों? दो एडवांस था बट इट फेल्ड बिकॉज फेडरेशन नेवर इम्प्लीमेंटेड, गवर्नर हैड एक्सेसिव पावर, ब्रिटिश रिटेन्ड अल्टीमेट कंट्रोल, नो फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर। इसी वजह से ये फेल हो गया। हालांकि बहुत अच्छा एक अधिनियम बनाया गया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई और गवर्नर के पास एक्सेसिव पावर होने की वजह से ये फेल हो गया। ओके, सो वाई सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स वर डेंजरस, ये जाना ज़रूरी है। तो इंट्रोड्यूस्ड बाय 1919 में, मीनिंग मुस्लिम इलेक्टेड बाय मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, इफेक्ट्स पॉलिटिक्स बिकम religious based, this weakened national unity, later contributed to partition of India। and ordinance power root, अध्यादेश शक्ति की जड़ें। so today आर्टिकल 123 में ये अभी तक है। तो प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर है। इट्स हिस्टोरिकल रूट कहाँ से मिलती है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्चुअल लिंक, ये याद रखना जरूरी है। एंड ओके, दिस वी हैव डन वन मस्ट। ओके, सो वी हैव डन आई थिंक all over from the chapter 1. Anything left, anything else which is important, kindly let me know in the comment section and we will definitely go through that.